हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस होगा 1 दिसंबर 2025 का। और ये डेली जो न्यूज़ एनालिसिस होता है ये अरुणाचल टाइम्स का सिर्फ हम लोग करता है। सो हम मीन्स ओनली आई डू अरुणाचल टाइम्स। सो जो फर्स्ट न्यूज़ है, 8th एडिशन ऑफ द नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल रिप्लिकेट्स ए सक्सेस स्टोरी। सो नामदफा जो आपका जो फॉरेस्ट रिजर्व है वहाँ में 8th एडिशन ऑफ द बटरफ्लाई फेस्टिवल सक्सेसफुली रखा गया था। सो इसमें देख लेता है, ये जो फेस्टिवल है, दिस फेस्टिवल इज ए कम्युनिटी ड्रिवन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फेस्टिवल्स। जो फेस्टिवल में बहुत टुगेदर साइंटिस्ट, स्टूडेंट, विलेजर्स एंड फॉरेस्ट ऑफिसर्स टुगेदर मिलके आपका जो रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नामदफा नेशनल पार्क को वो लोग फिर से कंजर्वेशन करता है, सक्सेसफुली कंजर्वेशन करता है, जिसमें शेयर्ड कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसको आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सो ये जो सिस्टम है ये आपका ये जो प्रोग्राम है ये आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में रखा गया था। along with the students of the Changlang district, Neris and several other states यहाँ पे participate किया है to learn about butterfly species, microhabitat, humidity and vegetations। और ये जो फेस्टिवल है, जो बटरफ्लाई आपका 8th एडिशन ऑफ द बटरफ्लाई फेस्टिवल, दिस फेस्टिवल इट हाईलाइट्स नामदफा's इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है। सो नामदफा जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है ये आपका अराउंड 800 बटरफ्लाई स्पेसेस को ये कंजर्व करता है ना। साथ ही साथ ये फेस्टिवल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म मतलब क्रिएट करता है टू क्रिएट ए रिच अवेयरनेस अबाउट वन ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है। उसके बाद और थोड़ा डिटेल में इफ वी सी कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन क्या होता है। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन ये बेसिकली आपका ऐसा कंजर्वेशन है जहाँ में लोकल कम्युनिटीज़ का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है, विलेजर्स लोग का, स्टूडेंट्स का एंड एज वेल एज द इंडिजीनियस ग्रुप, वो लोग सब मिल के इसको कंजर्व करता है। उसी को हम कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन बोलता है। ये कंजर्वेशन से आपको ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज एंड कम्युनिटी स्टेटशिप के बारे में आपको पता करना मतलब पता होता है। साथ ही साथ ये सिटीजन साइंस को बहुत एंकरेज करता है, अवेयरनेस बिल्डअप करता है और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू इको टूरिज्म उसको इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। ठीक है। सो साथ ही साथ इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको वो रिड्यूस करता है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ये करता है, दोनों में रहने देता है, दोनों को इक्वल बराबर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने देता है। सो ये जो कंजर्वेशन है ये इन सीटू कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव के अंदर में आता है। ये तो नामदफा कंजर्वेशन ऑफ द बटरफ्लाई। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब जब आप कंजर्वेशन को विद इन द नेचुरल हैबिटेट्स आप करेगा, जैसे कि आपका पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब को हम इन सीटू कंजर्वेशन बोलता है। और इन सीटू कंजर्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, नेचुरल इकोसिस्टम, ब्रीडिंग पैटर्न्स एंड स्पीसीज इंटरेक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है फॉर कंजर्विंग एंडेमिक, की स्टोन एंड थ्रेटेंड स्पीसीज को अलोंग विथ इट्स ओन हैबिटेट में कंजर्व करना मदद करता है। ओके। सो आपका ये जो नामदफा का जो कंजर्वेशन है, ये बटरफ्लाई फेस्टिवल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर में आ जाता है। सो अबाउट द नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के बारे में एग्जाम पर्सपेक्टिव, स्पेशली प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव में यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में रहता है और इसका जो स्क्वायर किलोमीटर है 1985 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो इंडिया का 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क और नॉर्थ ईस्ट में सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट में है और इंडिया में 4th नंबर में आता है। उसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क को 1983 में नेशनल पार्क एज वेल एज टाइगर रिजर्व का डिक्लेरेशन दिया गया है। ठीक है। और ये इट इज़ होम टू मोर देन 800 बटरफ्लाई स्पीसीज, डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है। और ये वन ऑफ द वो पार्क है जहाँ में दुनिया का 4 बिग केट्स मतलब टाइगर, लेओपार्ड, क्लाउडेड लेओपार्ड एंड स्लो लेओपार्ड यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। और इसका जो लैंडस्केप का जो रेंज है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट टू अल्पाइन मीडोज यहाँ में देखने को मिलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन सीटू कंजर्वेशन है
जो कि कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन पे डिपेंड होता है। ओके, सो एग्ज़ाम रिलेवेंस में जैसे कि टाइगर रिजर्व कब हुआ है, उसका जो पर्टिकुलर डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो पूछा जाता है। उसके अलावा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कहाँ में वो है वो भी पूछा जाता है। उसके अलावा आप लोग का जो APPSC और UPSC जो एग्ज़ाम होता है उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये जो टॉपिक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका GS 3 का डायरेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। उसके अलावा आपको प्रोटेक्टेड एरिया, इको टूरिज्म एंड सिटीजन साइंस का मतलब ये भी आपको कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के अंदर में आता है और आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा दूसरा एंडेंजर्ड इकोसिस्टम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन सिटू कंजर्वेशन, ट्राइबल पार्टिसिपेशन, यहाँ जितना टॉपिक लिखा है दीज आर सम ऑफ द बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स फॉर द GS पेपर 3। ओके, उसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव में आपको जैसे आपको हम बताया है कब फॉर्म हुआ है, कहाँ फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज गवर्नमेंट एक्सटेंड्स इंडिजिनियस फेथ डे ग्रीटिंग्स। सो आज जो 1 दिसंबर इट इज सेलिब्रेटेड आज इन अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस फेथ डे, है ना, ऐसा डे जहाँ में हम लोग का जो नेचुरलिस्टिक बिलीव है दोन्यी पोलो, वो बिलीव को हम लोग आज के डे में सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये जो इंडिजिनियस फेथ डे का दिन में आवर गवर्नर हैज़ एक्सटेंडेड हिज ग्रीटिंग ऑन इंडिजिनियस फेथ डे। अरुणाचल का रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को जो शो करता है वो डे को वो आज का डे में प्रिजर्व और उसको उसका जो डिस्टिंक्ट जो बिलीफ है उसका जो थ्रू आउट द जनरेशन जो पास होता है उसको वो आज का दिन में ऑनर करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिजिनियस बिलीफ सिस्टम, गवर्नर जो ऐसा एक्सप्रेस किया है कि ये डे ऑब्जर्व मतलब ये डे में कम्युनिटीज़ को अपहोल्ड करे, कंजर्व और प्रोमोट देयर इंडिजिनियस फेथ सिस्टम। जैसे आपका मॉडर्नाइजेशन चल रहा है उसमें जितना हो सकेगा कल्चरल कंटिन्यूटी और आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए वो एम्फसाइज किया है, ठीक है। उसके बाद रिकग्नाइजेशन ऑफ ट्राइबल ट्रेडिशनल और सोशल हार्मनी। सो ये जो डे होता है ये ऐसा डे है जो लॉन्ग मतलब एक रिमाइंडर रहता है हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपना ट्राइबल जो ट्रेडिशंस है साथ ही साथ जो सोशल हार्मनी है उसको डाइवर्सिटी के साथ, है ना, रेस्पेक्ट के साथ उसको कंजर्व कर सके। सो इंडिजिनियस फेथ का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये जो ट्रेडिशनल ट्राइबल बिलीफ सिस्टम ऑफ अरुणाचल प्रदेश है उसका फेस्टिवल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बेसिक एम ये है कि प्रिजर्व एंड प्रोमोट आर एंसेस्ट्रल बिलीफ, जैसे कि दोन्यी पोलो का बिलीफ को, रांगफ्रा इंडिया बिलीफ को एंड अदर नेचुरलिस्टिक जो बिलीफ है उसको, ठीक है। उसके बाद एक्सक्यूज में ये जो फेस्टिवल इंडिजिनियस फेथ डे है इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो कल्चरल कंटिन्यूटी के बारे में बताया जाता है, कम्युनिटी वैल्यूज़ एज वेल एज सेफ गार्डिंग आर स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल बिलीव्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक होता है ये आपका इंडियन सोसाइटी GS का जो पेपर 1 है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर भी आपका पेपर 1 का ही पार्ट है। ट्राइबल एंड कल्चरल हेरिटेज ये भी पेपर 1 का पार्ट होता है। सो ये जो क्वेश्चन होता है यहाँ में एग्जाम पॉइंट से आपका डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आपका ऐसे में जैसे ऑलरेडी इस बार आ चुका था, है ना, इस बार जो मेंस का जो ऐसे था उसमें ऑलरेडी अरुणाचल का ट्रेडिशनल और कल्चरल बिलीफ को लेके ऐसे पूछा गया था। तो उसमें आपको एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसके बारे में ऐसे का फॉर्म में प्रिपेयर करना है, एज वेल एज प्रीलिम्स का फॉर्म में आपको ईच ट्रेडिशनल फेस्टिवल कौन सा कम्युनिटी कौन सा फेस्टिवल करता है वो सब भी पढ़ना होगा, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइब्स है एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स है, ईच हैविंग देयर डिस्टिंक्ट यूनिक रिचुअल, मिथ्स एंड ओरल कल्चर्स। हम लोग का जो कल्चर को ओरल कल्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वी डोंट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स, ये ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास किया जाता है, ओके। सो यहाँ में बहुत सा एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद ट्राइबल आइडेंटिटीज़ किस तरह से नेचुरल वर्शिप, एनिमलिस्टिक एंड एंसेस्टर रिवर्स एंड लोकल डेटीज़, ये किस तरह से प्रेजेंट टाइम का जो कंसेप्ट है, कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है उसमें उसका क्या स्टैंड है, ये सब आपको एग्जाम का पर्सपेक्टिव से देखना होगा। साथ ही साथ डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट ऑफ अरुणाचल स्टेटस एज ए मेजर कल्चरल हॉटस्पॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अरुणाचल किस तरह से मेजर कल्चरल हॉटस्पॉट बनता है ये आपको ऐसे फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या तो सोशल वेलफेयर के अंदर में
आपका पेपर 1 में जो अरुणाचल का सिलेबस है वहाँ में आपको पूछा जा सकता है। ओके उसके बाद इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम के बारे में आपको पूछ सकता है। फोक टेल्स, मीथ चेन्स, यहाँ में मैक्सिमम जो लिखा है सेक्रेट ग्रुप्स, टैबूस ऑन द हंटिंग, ये आपका मेंस का पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ज़्यादातर जितना फोक ट्रेडिशन फेस्टिवल्स होता है वो फेस्टिवल्स बेसिकली मदर अर्थ से रिलेटेड होता है, तो वो चीज़ आपको पूछा जा सकता है। किस तरह से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना विद द चेंजिंग वर्ल्ड कंसेप्ट के साथ हम लोग का जो ट्राइबल पीपल है वो कैसे रहता है, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है उसके बाद दूसरा अगर हम थोड़ा और देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द ट्राइबल कल्चर, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल पीपल का जो कल्चर है, ट्रेडिशनल है, बिलीफ है, उसको किस तरह से सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शन करता है। तो ये जो टॉपिक्स लुक होता है ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू सी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 5th एंड 6th शेड्यूल एंड आर्टिकल 371H के तहत हम लोग को एक बहुत ही ट्राइबल को एक सेफगार्ड, ट्राइबल का कल्चर को प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ 6th शेड्यूल में ट्राइबल आइडेंटिटीज़ एंड कस्टम्स इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ट्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू वो प्रिजर्व करने में मदद करता है। 5th शेड्यूल में ट्राइबल हैबिटेट्स, कल्चर एंड गवर्नेंस को ट्रू ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 371H में स्पेशल प्रोविजन फॉर अरुणाचल प्रदेश जो दिया गया है, जहां में गवर्नर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉ एंड ऑर्डर इन तिराप चांगलांग लोंगडिंग एरियाज में दिया जाता है। ठीक है सो उसके अलावा कल्चरल राइट्स आर्टिकल 29 में प्रिजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कस्टम्स ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, उसको प्रोटेक्शन करने में मदद देता है। ठीक है सो एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स है ना, शेड्यूल्स है, उसको आपको पढ़ना होता है। ओके जैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव में यहाँ में हम आपको लिखा है, यहाँ में जैसे इंडियन सोसाइटी के बारे में ट्राइबल कल्चर, ट्रेडिशन, कंटिन्यूटी ऑफ द इंडिजिनियस प्रैक्टिस, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा बिलीफ और रिचुअल्स, फेस्टिवल, ये आपका प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा नॉर्थ ईस्ट एथनो कल्चरल डाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत। ठीक है सो नॉर्थ ईस्ट का जो एथनो कल्चर डाइवर्सिटी है ये आपका ऐसे में भी पूछा जा सकता है, और ये आपका सोसाइटी का अंदर में जीएस पेपर 1 में आ जाता है, उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है ये फ्रीक्वेंटली इसको स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है उसके अलावा कल्चरल प्रिजर्वेशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, उसके बाद ट्राइबल राइट्स एंड हेरिटेज प्रोटेक्शन, ये सब जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जो आर्टिकल्स दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको भी आपका आंसर स्क्रिप्ट में डालने से वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग आंसर देता है। ठीक है उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल टू ओपन ऑन 1 दिसंबर। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है नागालैंड में, क्योंकि और ये दिसंबर का महीना में मनाया जाता है फॉर द 10 days। सो 26 एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल, 26 एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में फुल प्रिपरेशन फॉर द 10 मतलब 10 दिन के लिए मनाया जाता है 1 दिसंबर से 3 मतलब 10 दिसंबर तक, जो कि कोइंसाइड विद नागालैंड स्टेटहुड डे के साथ कोइंसाइड करता है। और ये यहाँ में 6 इंटरनेशनल कंट्री का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कल्चरल और टूरिज्म इवेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानता है। और ये फेस्टिवल है जो ना मतलब हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको सिंस 2000 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है ऐसा फेस्टिवल जिसका मेन मोटो होता है कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, डांस, कुजीन्स ऑफ द नागा ट्राइब को प्रमोट करना। ठीक है और ये साथ ही साथ आपका टूरिज्म और कल्चरल डिप्लोमेसी को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है इसको एनुअली किसामा हेरिटेज विलेज में रखा जाता है, जहाँ में टूरिज्म को प्रमोट करता है, कल्चरल एक्सचेंज एंड स्ट्रेंथनिंग नागालैंड्स ग्लोबल विजिबिलिटी थ्रू इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है सो ये जो की फीचर्स फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव यू हैव टू रिमेंबर, सिंस 2000 से प्रीलिम्स के लिए 2000 से स्टार्ट करता है, डेट को 10 डेज के लिए होता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। ये आपका किसामा हेरिटेज विलेज में होता है। और 1 दिसंबर नागालैंड का स्टेटहुड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो मेजर टूरिज्म को प्रमोशन एलोंग विद द ग्लोबल पार्टिसिपेशन एंड बूस्टिंग ऑफ द स्टेट इकोनॉमिक देखने मिलता है। और दूसरा प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव में यू हैव टू रिमेंबर, ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल्स बोलता है, क्योंकि यहाँ में डाइवर्स ट्राइबल ट्रेडिशंस को देखने मिलता है जो एकजुट होकर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। ठीक है साथ ही साथ ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल डिप्लोमेसी का एक रोल प्ले करता है।
सो नागा ट्राइब्स एंड डांस, उसके बारे में अगर और थोड़ा डिटेल देखिएगा, यू हैव टू नो नागालैंड में 17 मेजर ट्राइब्स है और बहुत सा मल्टीपल सब मेजर ट्राइब्स है। ईच अपना ही कल्चरल ट्रेडिशन और यूनिक और डिस्टिंक्शन है। और यहाँ में इंपॉर्टेंस लाइक वार डांस देखने को मिलेगा, जिलांग डांस, चांग डांस, सुमी अरुना डांस। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल डांस जो वो लोग का ब्रेवरी और कम्युनिटी बॉन्डिंग को सिम्बोलाइज करता है, ठीक है। और फ्लॉक डांस, फ्लॉक म्यूजिक में आपको लॉग ड्रम्स, बैम्बू फ्लूट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ये सब को देखने को मिलता है। बैम्बू वर्ड्स, वुड क्रैपिंग, बीट वर्क, सॉल मेकिंग, ये सब वो लोग का सिम्बॉलिक मोटिव्स में आ जाता है, ठीक है। रिचुअल्स एंड कम्युनिटी लिविंग, क्लाइन आइडेंटिटी, ये सब आपको ये फेस्टिवल में दे डिस्प्ले दिस, ठीक है। सो एग्जाम का रेलेवेंस में ये आपका आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 में आता है। फेस्टिवल और ट्राइबल हेरिटेज किस तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करता है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे हब ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम बोल सकता है। कल्चरल डिप्लोमेसी, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम का फॉर्मेट में आ सकता है। एक्सरसाइज अजेया वॉरियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द deepening इंडिया यूके डिफेंस टाई ब्रिटिश हाई कमिश्नर। सो ये जो वर्ड है यहाँ पे हम लोग देख लेगा एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। दिस वर्ड अजया वॉरियर एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज सीधा आपका प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये एक्सरसाइज किस और किस कौन सा कंट्रीज के बीच में है, तो यू हैव टू रिमेंबर ये आपका यूके और इंडिया के बीच में डिफेंस कॉरपोरेशन है। फर्स्ट थिंग, ये फर्स्ट चीज़ हो सकता है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज लोग का जो फॉर्मेशन होता है, ये लोग एग्जाम का फॉर्मेट में पूछा जाता है, ठीक है, स्पेशली प्रीलिम्स एस्पेक्ट्स में। और मेंस में आप उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में आप यूज़ किया कर सकता है। सो ये जो अजया जो वॉरियर एक्सरसाइज है, ये इंडिया और यूके के बीच में डिफेंस कॉरपोरेशन है ना, जहाँ में आपका ये जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में इसको कंडक्ट किया। दूसरा क्वेश्चन कहाँ कंडक्ट किया ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में कंडक्ट किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस टाई एंड इंटरोपरेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश आर्मी को शो करता है। इसका मेन फोकस है पीस एनफोर्समेंट एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है, ठीक है। और ये आपका यूएन का चैप्टर 7 के अंदर में आता है। ये जो ट्रेनिंग का एक्सरसाइज है, काउंटर टेरर एनवायरनमेंट, अर्बन वेलफेयर, कंपनी लेवल टैक्टिक्स, स्पोर्ट वेपन एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है। सो इसको करने वाला जॉइंट मिलिट्री और ऑपरेशन ये आपका 21st रेजिमेंट ऑफ इंडिया, 2nd बटालियन रॉयल गुरुखा राइफल्स, ठीक है, ऑफ द यूके, वो दोनों कोलैबोरेट करके इसको ड्रिल एक्सरसाइज ऑपरेशन सब कुछ यहाँ में किया है। सो एग्जाम के लिए ये भी याद रखो, इंडिया से जो 21st सिख रेजिमेंट वो था, और यूके से 2nd बटालियन ऑफ द रॉयल गोरखास, आपको पता है गोरखास जो यूके में भी है, गोरखा का रेजिमेंट, ठीक है। सो 2nd गोरखा रेजिमेंट ऑफ द यूके एंड 21st सिख रेजिमेंट, ये दोनों मिल के आपका जो अजया वॉरियर एक्सरसाइज है उसको किया है। सो ये एक्सरसाइज के बारे में की पॉइंट आपको ये याद रखना है, बाइलिनियल मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज है ये, बाइलिनियल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में। ये 8th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज है, जिसको आपका जिसको राजस्थान का महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में किया गया है। इन्वॉल्वमेंट 21st सिख रेजिमेंट एंड 2nd बटालियन रॉयल गुरखा राइफल्स ऑफ द यूके। और ये जो फोकस है फीस एनफोर्समेंट, ये आपका यूएन चार्टर का चैप्टर 7 के अंदर में आ जाता है, ठीक है। ऐसा ऑपरेशन जहाँ में ड्रिल्स, स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, वेपन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, है ना, इंटीग्रल ग्रुप बैटल ग्रुप टैक्टिक्स, ये सब सिखाया गया है, ठीक है। सो ये सब चीज़ आपको, ये जितना यहाँ लिखा है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में मेंस में आपको जियो डिफेंस का सेक्टर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एग्जाम के लिए एग्जाम रिलेवेंस, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो आपका यूके और इंडिया के बीच में रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडो पैसिफिक के अंदर में आता है ना। और जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस फॉर द बोथ द नेशंस के बारे में देखने को मिलता है। उसके अलावा ये आपका मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैपेसिटीज़ को, उसको दोनों ही नेशन का जिसको बूस्ट करता है। ये आपका यूएन पीस ऑपरेशन के अंदर में भी आता है, मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर में भी आता है, ठीक है। सो एग्जाम रेलेवेंस, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो जीएस पेपर 2 के अंदर में आता है।
और सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के अंदर में आता है, इसको आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना। इसमें आपको टॉपिक्स लाइक यूएन का पीस कीपिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो आप किस तरह से यूके और इंडिया का उसको भी एग्जाम्पल में यूज़ कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ इंटरपोलरिटी ऑफ द आर्म फोर्स यानी कि जॉइंट फोर्सेस जो बाइनियल मिलिट्री जॉइंट फोर्स है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। उसके बाद इंडोनेशिया रेसिडेंट हंट फॉर फूड एंड वाटर आफ्टर डेडली फ्लड्स, 193 डेथ इन श्रीलंका। सो रिसेंटली वर्ल्ड वाइड में अगर आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस है वहाँ में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बहुत एक्सट्रीम मतलब कैजुअलिटीज़ डेथ आपको देखने को मिल रहा है न्यूज़ में, है ना। तो जैसे कि सीवियर फ्लड्स एंड सीवियर फ्लड हैज़ कॉज मास कैजुअलिटी एंड लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। इंडोनेशिया का जो सुमद्रा आइलैंड में बहुत मासिव फ्लड और लैंडस्लाइड के वजह से 442 जो पीपल है वो लोग मर गया है एंड अराउंड 2,90,000 ऑफ द पीपल दे हैव बीन डिस्प्लेस, है ना। साथ ही साथ ये सेम चीज़ आपका श्रीलंका में भी देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द सीवियर फ्लड एंड मास लैंडस्लाइड की वजह से 193 का डेथ आपको सिमिलर वेदर एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, ह्यूमैनिटरी क्राइसिस हो गया है और बेसिक सर्वाइविंग के लिए फूड वाटर, है ना, ये सब के लिए स्टोर लुक में ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब लूट पुट हो रहा है, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो नहीं कर सक रहा है सही समय में बिकॉज ऑफ द बेड वेदर एंड लैक ऑफ द हैवी इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो ये आपका इमरजेंसी रेस्पॉन्स फॉर द मिलिट्री एंड इंटरनेशनल सपोर्ट हैज़ एक्सक्यूज मी हैज़ इंटेंसिफाइड, ठीक है। बहुत सा जगह में अथॉरिटीज़ लोग मिलिट्री एयर ड्रॉप्स, हेलीकॉप्टर, नेवल शिप, है ना, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ करके कनेक्टिविटी रिस्टोर कर रहा है और जितना हो सकेगा मिसिंग और रिलीफ एफर्ट्स को वो लोग कोशिश कर रहा है ऑनगोइंग, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट कॉजेस ऑफ सच फ्लडिंग, तो ये जो आपका क्लाइमेटिक कॉज इंटेंस मॉनसून क्लॉसेस ये बेसिकली आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का शिफ्ट होने के वजह से हो रहा है। सो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और डिप्रेशन जो हैवी रेनफॉल टू द आइलैंड नेशंस को देता है, ठीक है। ये आपका एल नीनो और लैल नीनो का इफेक्ट के वजह से, इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट के वजह से हो रहा है ना, इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। और सच क्लाइमेट चेंज हमेशा बहुत कुछ क्लाउड ब्रस्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल ये सब पूछा जाता है। और उसके अलावा सिंस ये आइलैंड कॉन्टिनेंट्स लोग ऐसे साइट में है वो लोग वोल्केनिक और माउंटेनियस टेरेंस के अंदर में आता है, जैसे सुमद्रा हो गया, श्रीलंका हो गया, इसलिए यहाँ में रैपिड रेन ऑफ एंड लैंडस्लाइड बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। साथ साथ पुअर अर्बनाइजेशन एंड पुअर ड्रेनेज एंड अर्बनाइजेशन वो भी वन ऑफ द कॉज है, स्पेशली कोस्टल सिटी को सच क्लाइमेटिक कंडीशन को टैकल नहीं कर सकने का सिचुएशन। एक्सक्यूज मी। Low-lying coastal fens are generally vulnerable to such surges and floodings, okay। तो उसके अलावा environmental causes के अंदर में ये आ जाता है आपका deforestation, wetland का losses, river encroachment, ये सब one of the reason हो सकता है आपको extreme climatic condition देखने को। तो इंडिया का रोल क्या है अभी का जो सिचुएशन में, इंडिया जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ आपका इंडिया जो फॉर्म कर रहा है, ऐसे चीज़ जहाँ में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड एनडीआरएफ लोग रैपिड डिप्लोमेशन इन द इंडियन ओशन रीजन में कर रहा है। वो लोग इंडियन आर्मी का जो शिप है, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड मेडिकल टीम्स लोग मिल के बहुत मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ सैटेलाइट सपोर्ट फ्रॉम द इसरो फॉर अर्लिंग वार्निंग एंड असिस्टमेंट, ये भी वो लोग का मतलब इन्वॉल्वमेंट है। और उसके बाद दूसरा ऑपरेशनल राहत, है ना, एंड ऑपरेशनल मेट्री, जैसे नेपाल का अर्थक्वेक में हो गया या तो यमन का जो मिशन हुआ है, यहाँ में इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अभी जैसे आपका श्रीलंका और मालदीव्स, इंडोनेशिया को भी सुनामी और साइक्लोन में हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। और इंडिया थ्रू दिस हेल्प ह्यूमैनिटेरियन असेसमेंट एंड डिजास्टर रिलीफ के थ्रू अपना जो डिप्लोमेसी तय है ना, नेबरहुड फर्स्ट का जो पॉलिसी है उसको वो फर्स्ट रेस्पॉन्स, नेबरहुड फर्स्ट का जो पॉलिसी है उसको वो मेंटेन करता है। सो यहाँ में आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन यानी कि सागर डॉक्ट्रिन ये आ जाता है। इंडिया ये डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है। सो एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जीएस पेपर 2 में एज वेल एज जीएस पेपर 3 में आ जाता है,
ठीक है। सो यहाँ का कोर प्रिंसिपल जो था, इसको 2015 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो अनाउंस किया है, ये एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो पीस, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियन ओशन रीजन में जितना भी कंट्रीज है, नेशन है, उसको प्रोवाइड करना। यहाँ में शेयर्ड सिक्योरिटी, कलेक्टिव एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका मेन मोटो है। ठीक है। और ये जो मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन को ये टैकल करता है, उसको उसके मतलब स्टैंड लेता है। साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लिटोरियल स्टेट्स, उसको वो सपोर्ट करता है। डिजास्टर रेजिलियंस एंड एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन असेसमेंट जो उसका मेन पिलर है। ठीक है। और ये जो मैराइन एनवायरनमेंट एंड प्रोमोटिंग ब्लू इकोनॉमी को उसको प्रोमोट करता है। ठीक है। तो एग्जाम का पर्सपेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट है, सागर डॉक्ट्रिन, उसको काइंडली गो थ्रू कीजिएगा। और ये इंडिया का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन रीजन, उसको वो शो करता है। ठीक है। और साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, यानी कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडिया ओशन रीजन, उसको ये रिड्यूस करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है। सो ये इंडिया को एक रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड मैरीटाइम गवर्नेंस प्रोवाइड करेगा। होगा। सो एग्जाम रेलेवेंस में सबसे पहले आपको ये जो यहाँ पे आपको हम जैसे मार्क करके आई हैव शोन यू दिस वन, सागर डॉक्ट्रिन, ये आपको पूछा जा सकता है, ये डॉक्ट्रिन में इंडिया का क्या रोल है। ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट डिजास्टर, मानसून, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब ये क्वेश्चंस जो आपका जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है ना। उसके अलावा पेपर 1 में भी पूछा जाता है। और इंडिया का जो नेबरहुड और इंडो पैसिफिक रेजिलियंस में इंडिया का क्या स्टैंड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार का मेंस में भी पूछा गया था, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम। और मॉनसून सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट संतना धर्म टू प्रोटेक्ट द इंडिया वर्ल्ड ह्यूमैनिटी, योगी आदित्यनाथ। सो our Uttar Pradesh Prime Minister, he has stressed about the need for the protection of the Santana Dharma, जिसे हम फर्स्ट इंडियन कल्चरल हेरिटेज एंड सोशल मतलब रिलीजन मानते हैं। सो ही हैज़ अपील की सोसाइटल ट्रेड्स, ड्रग एब्यूज़ एंड फोर्सफुल कन्वर्जेशन का अगेंस्ट में नहीं होके नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया, जिसको वो सांताना धर्मा बोलता है, उसका कल्चरल हार्मनी और कंजर्वेशन के बारे में बताया जाता है। सो ये जो he has emphasized on the vigilance against the social changes. सोशल चेंजेस रैपिडली देखने को मिल रहा है, जहाँ में बहुत सा सेक्टर्स, जैसे कि आपका चाहे वेस्टर्न थॉट्स एंड वेस्टर्न कंसेप्ट हो, है ना, यूज़ ऑफ अनएथिकल मीन्स हो, और या तो फोर्सफुल कन्वर्जेशन हो, ये सब आगे जाके आपका नेशनल इंटीग्रिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी को वीकेंड कर सकता है। सो ही हैज़ पुट एम्फेसाइज ऑन दोज कि जितना हो सकेगा अपना जो धर्म है ना, उसको नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया जिसको वो मानते हैं, उसको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए कहा है। ठीक है। और ये जो नीड फॉर द गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में वो बताया गया है ये न्यूज़ में। सो सांतना धर्म के बारे में अगर आप मालूम करें, सांतना धर्म का मतलब है ये एक इटर्नल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो आपको मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया के लिए गाइडेंस देता है। ये एक ऐसा धर्म है जो कर्म और एथिकल लिविंग पे डिपेंड करता है, और इसका फाउंडेशन जो बेसिकली इंडियन फिलोसफी, रिचुअल्स, फेस्टिवल एंड सोसाइटल नॉर्म्स, इसी की बेस पे पड़ा हुआ है। सो प्रिजर्वेशन कैसे मेंटेन करेगा? थ्रू टेम्पल, स्क्रिप्चर्स, रिचुअल्स, फेस्टिवल एंड ओरल ट्रेडिशन। और यहाँ में हो सकने से जितना भी सेक्रेट साइट्स है, हेरिटेज मोनूमेंट, रिलीजियस प्रैक्टिस, उसको प्रोटेक्शन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इनिशिएटिव, कम्युनिटी बेस्ड प्रोटेक्शन देना, इन्वॉल्वमेंट होना। ठीक है। और इसको थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम हम एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर सकता है। सो एग्ज़ाम में ये आपका मॉरल कंपोज जीएस पेपर 4 का एथिक्स के अंदर में आ सकता है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था आपका जीएस पेपर 1 में भी। उसके अलावा कल्चरल टूरिज्म एंड सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के अंदर में ये लोग आ जाता है। ठीक है। और एग्ज़ाम में किस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन आपका जीएस पेपर 1 का सेक्शन में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ सोसाइटल चैलेंजेस लाइक ड्रग अब्यूज, सोशल कोहेजन, कम्युनिटी विजिलेंस, ये आपका जीएस पेपर 2 में आ सकता है। ठीक है। और जैसे कि स्टेट जो पीसीएस है, स्पेशली हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, यहाँ में कल्चरल, सोसाइटी एंड गवर्नेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, टू मतलब रिलीजियस पर्सपेक्टिव में। उसके अलावा कल्चरल आइडेंटिटी एंड सोशल इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस, ये आपको स्टेट पीसीएस ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी पूछा जाता है। ठीक है। सो ये सब आपको एग्जाम का पर्सपेक्टिव में इसको देखना पड़ेगा। मणिपुर संगाई फेस्टिवल रिकॉर्ड्स एबिसियल टर्नआउट एमिड द प्रोटेस्ट बाय डिस्प्लेस्ड पीपल। सो मणिपुर का ये जो संगाई फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल एवरी ईयर रखा जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो एथनिक क्लैशेस हुआ है,
ये एटेनिक क्लासेस का वजह से इसका बहुत पुअर टर्नआउट देखने को मिला है। इस बार ये जो मणिपुर का एनुअल संगाई फेस्टिवल को देखने को मतलब इस्टेब्लिश किया था, जिसमें बहुत लो टर्नआउट ऑफ द पीपल, हार्डली 8,000 से 9,000 का पीपल ही सिर्फ विजिटर है, जबकि ऑलमोस्ट लैक्स में होता था। ठीक है, और ये जो आपका 2023 का कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ये फेस्टिवल बहुत समय तक नहीं रखा है, इस बार 25 में फिर रखा गया था। तो यहाँ में आप देखने को मिलेगा ज़्यादातर स्टॉल जो एम्प्टी था। फेस्टिवल का टूरिज्म और इकोनॉमिक इम्पोर्ट जो इम्पैक्ट है उसको सीवियरली रिड्यूस कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ प्रोटेस्ट एंड टेंशन, आपका इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन है, वो लोग आपका चूरा चंद्रपुर से लेके सराउंडिंग एरिया में प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो वो पीपल लोग जनरली अपना जो होम है वहाँ वापस लौटना चाहता है। और ये क्लासेस में पुलिस और माइनर का बीच में क्लासेस होके 10 आदमी को चोट लगा है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, सो फेस्टिवल का इंटेंडेड रोल वर्सेस द ग्राउंड रियलिटी, ये एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें। ये जो न्यूज़पेपर का टॉपिक है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। यहाँ में प्लेटफॉर्म टू शो कल्चरल रिचनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टूरिज्म पोटेंशियल, है ना। यानी कि फेस्टिवल का मेन रोल होता है कि वो पर्टिकुलर जगह का कल्चरल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड पोटेंशियल टूरिज्म उसको डिस्प्ले करता है। और कभी कभी सच मतलब जब ग्राउंड रियलिटी में अगर आप चेक करेगा तो ऐसे फेस्टिवल का डिस्ट्रप्शन जो बेसिकली आपका जो फोर्स कॉन्फ्लिक्ट, सोशल रिकॉन्सिलाइजेशन एंड गवर्नेंस इन दिस रीजन जो होता है उसको वो सिक्योर मतलब शो करता है। और यहाँ में सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है कि फ्रजाइल लॉ एंड मतलब ऑर्डर सिस्टम वहाँ में प्रिवेलेंट है। ठीक है, तो ये फेस्टिवल के बारे में, ये एक स्टेट ऑर्गेनाइज कल्चरल और टूरिज्म फेस्टिवल है जहाँ में ट्राइबल हेरिटेज, आर्ट, क्राफ्ट, एंटरप्रेन्योरशिप को शो करता था। और इसको आपका कुमन, लंपाक एंड हाप्ताक कंज्यूइंग यहाँ में इसको हेल्ड किया जाता था। और ये जो मणिपुर का बायोडाइवर्सिटी, सोशो कल्चरल रिचनेस को शो करता था। लेकिन और साथ ही साथ यहाँ में आपका जो संगाई डियर, जो वहाँ का जो बहुत एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो डियर के बारे में ये फेस्टिवल को रखा जाता था। यहाँ में लोकल इकोनॉमी और स्किल डेवलपमेंट थ्रू द स्टॉल बेस मतलब देखने को कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता था। और अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट का वजह से ये फेस्टिवल को प्रॉपरली नहीं होने, सक्सेसफुल नहीं होने की वजह से टूरिज्म, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशल कोहेजन को डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन क्या होता है? इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन वो होता है जिसको फोर्सफुली उसका ही घर से उसको बाहर निकाल देना विद इन इट्स ओन कंट्री, है ना। और ज़्यादातर क्या रीज़न के लिए? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस एंड नेचुरल डिजास्टर के लिए, जब हम किसी पर्सन को उसी का घर से निकाल देना। सो ये अभी अरुणाचल में, मणिपुर में एथनिक क्लासेस और इंटर कम्युनिटी क्लासेस के वजह से अभी तक ये चल रहा है ना। और इसके वजह से लॉस ऑफ द होम, लाइवलीहुड, एजुकेशन डिसरप्शन, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो फोर्सफुली डिस्पर्स पर्सन लोग को देखने के लिए मिल रहा है वो बहुत इन लार्ज है। ठीक है, सो यहाँ में इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन, सोशल रिकाउंसिलाइजेशन आर क्रिटिकल, इसको स्टेबिलिटी लाने के लिए वापस स्टेट में। सो ये एथनिक क्लासेस इन मणिपुर है। ये क्लासेस बेसिकली आपका लैंड रिसोर्स डिस्प्यूट एंड हिस्टोरिकल ग्रेवियंसेस एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल आइडेंटिटी एंड डेमोग्राफिक चेंज, ये उसका बेसिक कॉज था जिसका वजह से ये एथनिक क्लासेस राइज हुआ है। तो यहाँ में ट्राइबल्स इन्वॉल्व जो क्लासेस में था वो आपका मैटे, नागा ट्राइब्स, थंकुल, मियाओ, मरम, कुकी, जोमी ट्राइब्स जैसे तादाओ, हमार ट्राइब्स एंड अदर हिल ट्राइबल्स जैसे रोंगमाई एंड एनन। ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क का वजह से अब्सा एक्सक्यूज मी 1958 फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में ऑटोनोमस दिस मतलब लीगल फ्रेमवर्क जो मणिपुर के स्टेट के अंदर में आता है वो ये अप्सरा यानी कि आर्म्स फोर्स एक्ट ऑफ 1958, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल भी आता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है इसमें, स्टेट रिकॉन्सिलाइजेशन इनिशिएटिव, ये सब डाल के हम लोग इसको फिर से स्टेबलाइज कर सकता है। उसके अलावा यहाँ का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आपका डिस्पर्स पीपल जो है, कैजुअलिटीज, डिस्ट्रप्शन ऑफ फेस्टिवल एंड टूरिज्म, इकोनॉमिक लॉसेस, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है फॉर द स्टेट। उसके बाद रेलेवेंस एग्ज़ाम के लिए ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होता है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाकी जो फेस्टिवल्स हो सकता है वो आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है,
लेकिन जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स है एंड इंटरनली डिस्पर्स पर्सन, ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहेबिलिटेशन, डिसास्टर मैनेजमेंट, कल्चरल कोहेजन, ये लोग सिविल सर्विस का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। असर्टिंग अफ्रीकाज एस्पिरेशंस, ये आपका एक्सट्रैक्ट लिया है डी के गिरिकवा से, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है NISS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। सो उसका एक्सट्रैक्ट को हम लोग लेके हम लोग इसको आज थोड़ा देख लेगा कि ये एक्सट्रैक्ट बेसिकली क्या का बारे में है। तो दिस एक्सट्रैक्ट स्पीक्स अबाउट द G20 जोहान्सबर्ग समिट ऑफ 2025, जहाँ में आपका अफ्रीका, ग्लोबल साउथ एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ जो फोकस में है उसके बारे में है। सो साउथ अफ्रीका का ये जो समिट है, इट हाईलाइट्स अफ्रीकाज एस्पिरेशन फॉर द क्लाइमेट रेजिस्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेप्थ रिडक्शन एंड वैल्यू एडिशन इन मिनरल एक्सपोर्ट। ये जो बेसिकली सॉलिटरी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, वो उसका कोर थीम था, है ना। और यहाँ में दे हैव कॉल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द क्रिटिकल मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू बूस्ट द लोकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। साथ ही साथ it was attended by 17 heads of the member state and 2 regional body, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो G20 समिट जो साउथ अफ्रीका में हुआ है, यहाँ पे आपको यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, दे वर एब्सेंट। वो लोग का एब्सेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल फ्रिक्शन एंड डिफरेंट प्रायोरिटीज को शो करता है, ठीक है। सो इसका की आउटकम ये है कि वो लोग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर रेजिलेंस एज वेल एज AI एंड इनोवेशन को वो लोग उसका प्रायोरिटी रखा है। और इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज स्ट्रेस्ड अबाउट रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक AI डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ इंडिया का जो इम्पैक्ट रहेगा 2026 में उसके बारे में बताया है, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट जो होगा वो आपका प्रेसिडेंसी US प्रेसिडेंसी के अंदर में फ्लोरिडा में होगा, जो डिफरेंट प्रायोरिटीज ऑन एनर्जी, ट्रेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स को शो करेगा। सो ये एक मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है और ये मल्टीलेटरी फॉर्म है जो 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन टुगेदर मिलके बनाता है। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम का फॉर्म में गेस्ट पार्टिसिपेशन ये सब आपको पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में ज़्यादातर कौन गेस्ट पार्टिसिपेशन रहा है G20 का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। You have to remember World Bank, IMF, World Trade Organization, African Union and Regional Development Bodies, ये लोग गेस्ट पार्टिसिपेशन रहा है। और इसका डिसीजन जो बेसिकली एक नेगोशिएटिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अमॉन्ग द मेंबर्स रखा गया है। सो अफ्रीका का जो रोल है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका उसका क्या रोल है, क्योंकि अफ्रीका बहुत ही लार्ज रिजर्व ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स है। उसके साथ साथ माइनिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपका वैल्यू एडिशन का फोकस में आपको देखना पड़ेगा फ्रॉम द अफ्रीका का पर्सपेक्टिव में। साथ ही साथ अफ्रीका का इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एग्जाम फॉर्मेट के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, जो आपका G20 किस तरह से शो करता है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लाइमेट रेजिस्टेंस एंड डिजास्टर प्रिपेयरेंस ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और व्हाट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, उसके बारे में आपको ग्लोबल पार्टिसिपेशन में देख सकता है। सो एग्जाम रिलेवेंस में G20 एज ए मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल बॉडी ये पूछा जा सकता है आपको। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में एनर्जी ट्रांजिशन, क्रिटिकल मिनरल्स एंड AI फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। और किस तरह से जो इंटरनेशनल बॉडी है वो कैसे डिजास्टर रेजिलेंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस एंड क्लाइमेटिक एक्शन को वो कैसे मतलब इन्वॉल्व करता है, कैसे प्रोमोट करता है, वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो थॉट ऑफ द डे आज का ये है, सक्सेस इज स्टम्बलिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विथ नो लॉस ऑफ इंथुजियाज्म। इट स्पीक्स अबाउट कि सक्सेस जो स्टेपिंग स्टोन है ना। अगर आप कभी भी फेलियर को आप बीट करना है और सक्सेस मिलना है तो आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो MCQ है, हम लोग 9 MCQ कर रहा है और मेंस में क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है वो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं आज का। सो MCQ में नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश ये कहाँ में हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है द नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल प्राइमरली एम्स टू राइज अवेयरनेस अमाउंट द
बायोडाइवर्सिटी एंड इन सीटू कंजर्वेशन इन नामदफा नेशनल पार्क। ये है आपका एमसीक्यू, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसा पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, it is about the indigenous faith day. Celebration of the indigenous faith day in Arunachal Pradesh highlights promotion, preservation of indigenous belief system and rituals, है ना। ये प्रोमो करता है, कंजर्वेशन करने के लिए बोलता है। 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल। सो शोकास ऑफ द कल्चर ऑफ सिंगल, ये नहीं है। प्रोमोटिंग नागा ट्राइबल ट्रेडिशन, फोक म्यूजिक, डांस एंड आर्ट क्राफ्ट टू बूस्ट टूरिज्म, ये है, ठीक है। ये मिलिट्री से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। सो दिस इज। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपका अजय वॉरियर का बारे में, इंडिया और यूके का। सो द बाइनेल एक्सरसाइज अजय वॉरियर फोकसेस ऑन, इट फोकसेस ऑन काउंटर टूरिज्म एंड पीस एनफॉर्मिंग ऑपरेशन इन ए मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट, है ना। सही है, क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली फ्लड इन इंडोनेशिया और श्रीलंका के बारे में है। जो ये क्वेश्चन ये है, इंडियाज रेस्पॉन्स टू द फ्लड इन इंडोनेशिया रिफ्लेक्ट्स व्हिच पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन रीजन सागर, ठीक है। ये याद रखो, ये नया पॉलिसी है 2015 में डाला हुआ। रिमेंबर फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। क्वेश्चन नंबर 6 सांगाई फेस्टिवल इन मणिपुर, है ना। सांगाई फेस्टिवल इन मणिपुर के बारे में, a low turnout at 2025 Shanghai Festival in Manipur was primarily due to ethnic conflicts and protests by the internal displaced person, obviously, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 योगी आदित्यनाथ रिमार्क, उसके बारे में। की एम्फसाइज इन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ recent address was, क्या है, promote protection of Santana Dharma and vigilance against societal threats like drug and conversion. Okay. उसके बाद 8 ये G20 का बारे में, G20 Johannesburg Summit 2025. So which of the following was the major focus of the G20 Summit in Johannesburg? तो मेजर फोकस क्या था? ग्लोबल इकोनॉमिक, इंक्लूसिव ग्रोथ, क्लाइमेटिक रेजिलियंस एंड रेस्पॉन्सिबल एआई, है ना। ये है, ठीक है। Last question. Ethnic conflicts in Manipur से related. Which of the following tribes are involved in inter-ethnic conflicts in Manipur? तो ये तो है मैते, नागा ट्राइब, कुकी, जोमी ट्राइब, यही है। ये तो आप लोग सब फेमिलियर है, ओके। उसके बाद आज हम लोग जो मतलब आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस है, वहाँ में हम लोग मेंस का पर्सपेक्टिव से भी कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई किया है डालने के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा स्टूडेंट लोग। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से क्वेश्चन, नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश एग्जाम फ्लेस कम्युनिटी बेस्ड इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है ना। तो डिस्कस द रोल ऑफ सच इनिशिएटिव इन प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, लोकल पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, या तो इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन फॉर्मेट है जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ में आ सकता है। और एवरी पेपर में अराउंड 20 to 30 मार्क करंट अफेयर्स का न्यूज़ तो डालता ही है। एटलीस्ट 10 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन में, या तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी एंड सोशल कोहेजन से, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन मणिपुर हैव सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस इम्प्लीकेशन। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एग्जामिन द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट्स, रोल ऑफ इंटरनल डिस्पर्स पर्सन एंड मेजर्स फॉर द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहेबिलिटेशन एंड सोशल कोहेजन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। यहाँ में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन मणिपुर नहीं लिख के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये सब क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम में डायरेक्ट पर्टिकुलर वो स्टेट का नाम वो लोग यूज़ नहीं करेगा, लेकिन पार्ट्स इन इंडिया लिख सकता है। तब आपको ये क्वेश्चन को पढ़ना है। और यहाँ में इंटरनली डिस्पर्स पर्सन जो लिखा है, इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। दूसरा जो मेंस का एमसीक्यू क्वेश्चन, इंटरनल रिलेशनशिप और ग्लोबल गवर्नेंस के वजह से का टॉपिक का अंदर में, द G20 जोहान्सबर्ग समिट 2025 हाईलाइटेड अफ्रीका's aspiration, ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज एंड द रोल ऑफ द रेस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ G20 समिट इन प्रोमोटिंग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन
inclusive growth, and addressing global challenges such as climate change, critical minerals and AI governance. ये बहुत important topic है. आपको इसके बारे में थोड़ा सा हो सके ऐसे फॉर्म में, बुलेट न्यूज़ के फॉर्म में आपको बना के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है. सो आज का इतना ही है. आई होप आपको समझ में आया है ना. एंड कीप सपोर्टिंग अस माय डियर स्टूडेंट, एंड न्यूज़ को फॉलो करते रहिए. ठीक है. थैंक यू.